हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है छात्र शिक्षक पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 का जो होगा इकाई 1.1 करेंगे भूगोल से। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और हम लोग उसको समझेंगे भी। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया बच्चों कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत आता है। मतलब पृथ्वी जो है उसके कितने हिस्से पर भूमि है और कितने हिस्से पर पानी है। तो 29% हिस्से पर भूमि है और 71% हिस्से पे क्या है, 29% हिस्से पे मैदानी भाग है जिसको हम लोग स्थल बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, और 71% हिस्से पर पानी है। प्रश्न संख्या 2 है कि बिहार में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब आप लोगों को समझ में कि विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या कहाँ देखने को मिलता है विश्व में, तो वो देखने को मिलता है मैदानी भाग में, क्योंकि मैदानी भाग में बहुत आसानी से लोग क्या करेंगे तो रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। पहला ऑप्शन है भूगर्भ विज्ञान विभाग, दूसरा भू राजस्व विभाग, और तीसरा है गृह विभाग, और चौथा है भूमि सुधार विभाग। तो बच्चों इसका आंसर होगा भू राजस्व विभाग। प्रश्न संख्या 4 है कि भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं। मतलब उपयोग के दृष्टिकोण से भूमि को कितने वर्गों में रखा गया है, तो वो रखा गया है बच्चों 5 वर्गों में। आगे है कि मृदा के कितने स्तर पाए जाते हैं। तो मृदा का जो यूज करने का स्तर होता है वो 4 स्तर में दिया गया है। आगे है कि समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है। जल प्रदूषण को रोकने का, मृदा अपरदन को रोकने का, जल संकट से दूर करने का, या भूमि की उर्वरता घटाने का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि मृदा अपरदन को रोकने का समुच्च कृषि किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है कि रासायनिक दृष्टिकोण से जल किसका संयोजन है। तो आप लोग जानते हैं कि H2O उसका रासायनिक नाम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। प्रश्न संख्या 8 है कि इनमें कौन महासागर नहीं है। तो अंटार्कटिक महासागर नहीं है, ये आप लोग दे दीजिएगा। आगे है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कि मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष को क्या कहा जाता है। तो ह्यूमस कहा जाता है। इसका हम लोग आंसर यहाँ देख लेंगे कि पहला में जो होगा वो ह्यूमस हो जाएगा, दूसरा में काली मृदा हो जाएगा, और तीसरा में निक्षालन प्राकृतिक और 5.97। ठीक, मेन प्रश्न हम लोग समझेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो होगा 50 शब्दों में देने का प्रयास करें कि भूमि उपयोग से क्या समझते हैं। तो भूमि उपयोग क्या है कि भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। बहुत सारे काम के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि पर ही कृषि करते हैं और इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं, तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर इत्यादि ये सभी कुआं, चापाकल खोदा जाता है, रेलवे लाइन, पाइपलाइन। तो भूमि मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और भूमि पर हम लोग बहुत सारे काम क्रिया करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। मृदा निर्माण में वो सहायक कारक कौन कौन से होंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करके हम लोग समझेंगे कि किसी स्थान के मृदा के निर्माण में, कोई भी स्थान का जो हम मृदा का निर्माण देखते हैं, वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, जिस जो मौलिक चट्टान होता है उसके क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय पर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी मृदा को बनने में, मृदा क्या होता है, वो चट्टानों के धूल से ही वो बनता है अगर बेसिकली देखा जाए तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि किसी स्थान के मृदा का निर्माण में वहाँ के उपस्थित मौलिक चट्टान, जलवायु, वनस्पति, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल, समय, ये सभी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। देखिए, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक नॉर्मली 2 हैं, एक प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। अब हम लोग समझते हैं कि ये प्राकृतिक कारक क्या हो सकता है और मानवीय कारक क्या हो सकता है। तो प्राकृतिक कारक होगा कि स्थल रूप में भिन्नता, स्थल के अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक मैदानी भाग हो सकता है, एक पठारी भाग हो सकता है, पहाड़ी भाग हो सकता है, ये सभी स्थल के रूप हैं। दूसरा है ये मृदा की विशेषता होती है कि कोई मृदा लाल काली मृदा, कोई उपजाऊ होता है, कोई दोमट मृदा, बहुत सारे आगे जाकर के इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जो बच्चे क्लास ज्वाइन किए वहाँ पे हम विस्तार से इसका चर्चा कर ही रहे हैं।
यहाँ बेसिकली प्रश्न आंसर को रखा गया है क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो प्राकृतिक कारक में हम लोग देखेंगे कि स्थल के रूप में विभिन्नता, मृदा की विशेषता और खनिजों की उपस्थिति, खनिज की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बंजर भूमि है, बंजर भूमि पर हम बहुत सारा पेड़ लगा दिए, बहुत सारा मेहनत करके, तो क्या हुआ, वो भूमि उपयोगी लायक हो गया, तो वो प्राकृतिक कारक से पेड़ लगा करके हमने उस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया। दूसरा है बच्चों मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या होता है कि तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझिएगा कि जनसंख्या बहुत सारे बढ़ रहे हैं, आज पृथ्वी पर दूसरा नंबर का देश है और अगले जनसंख्या में भारत 1 नंबर पर हो जाएगा, इतना जनसंख्या भारत का है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उस जनसंख्या को निवास के लिए मकान चाहिए, और वो मकान क्या करेगा मनुष्य, तो जितने भी पेड़ पौधे होंगे या फिर पहाड़ होंगे उसको काट के वो ज़मीन बनाएगा और उस पर मकान बनाएगा। तो मानवीय कारक भी प्रभावित करते हैं। अब देखिए कि भूमि उपयोग को पूछा जाए कितने वर्गों में हम उपयोग करने लायक उसको बना सकते हैं। तो पहला है वन क्षेत्र की भूमि, वन क्षेत्र की भूमि उसको हम उपयोग करते हैं। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा है पड़ती भूमि। चौथा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। और पांचवा है शुद्ध बोई गई भूमि। इस पर चर्चा हम लोग आगे जाके विस्तार से करेंगे। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में कि भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भूमि उपयोग का अर्थ क्या लिखा गया कि भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है, कि भूमि का जितना भी टोटल क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि 32,87,963 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत के क्षेत्रफल में तो बहुत सारे प्रकार के भूमि हो सकते हैं, पड़ती भूमि हो सकते हैं, किसी जंगल है तो कहीं पे कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे पहाड़ पठार, बहुत सारे भूमि है। तो भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग का जो आंकड़ा है उसी का भूमि उपयोग। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं होता, कहीं वन क्षेत्र अधिक होता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र अधिक होता है, तो कहीं क्या होगा बंजर भूमि अधिक मिलता है। तो भारत में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या भू रिकॉर्ड कौन रखता है, तो राजस्व विभाग रखता है। अब हम लोग जानेंगे कि पहला है वन क्षेत्र की भूमि, जिसमें बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, वो वन क्षेत्र की भूमि कहलाएंगे। और है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो कृषि कार्य में इसको दो तरीके से बांटा गया अनुपलब्ध में, बंजर और व्यर्थ भूमि। वो कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध है, अगर उपलब्ध होता तो उस पर हम लोग खेती करते। तो बंजर भूमि जो होता है जिस पर हम कुछ उपजा नहीं सकते, और व्यर्थ भूमि जो ऐसे ही पड़ा होता है। दूसरा है सड़क मकान उद्योग में लगी भूमि। ये भी कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि है, क्योंकि ज़मीन पर ही रोड बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, उद्योग बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की भूमि को कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है पड़ती भूमि। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट को रखा गया कि चालू पड़ती भूमि जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो। चालू पड़ती भूमि क्या होता है कि जिस भूमि पर 1 वर्ष से क्या हो गया या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो। और दूसरा है बच्चों की अन्य पड़ती भूमि जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो। तो इसको 2 भाग में बांटा गया। चौथा है अन्य कृषि भूमि। पहला अस्थायी चारागाह की भूमि। चारागाह मतलब इसमें जानवरों का चारागाह तैयार किया जाता है। और इसी के अंतर्गत दिया है कि कृषि योग्य बंजर भूमि जिस पर भूमि 5 वर्ष से अधिक समय में नहीं की गई हो। और पांचवा है बच्चों शुद्ध बोई गई भूमि। प्रश्न संख्या 2 कि भूमि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए इसमें एक आएगा ऋतु क्षरण। आगे पढ़ते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय महत्वपूर्ण योगदान देता है कोई भी मृदा निर्माण में। अब ये निर्माण कैसे होता है, तो मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। जो पर्वत जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 7 में पढ़े होंगे कि पर्वत से ही टूट करके जो बनाया जाता है पत्थर। तो चट्टान जो होता है सबसे पहला काम है मृदा निर्माण में मौलिक चट्टानें टूटती है। उसके बाद क्या कर रहा है कि टूटे हुए कण के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है।
जो कण टूटता है उसका महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलते रहती है और हजारों लाख वर्ष बाद ही चट्टानी टुकड़ा क्या होता है तो भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कण में बदल जाता है। ये ऋतु क्षरण क्या होता है, जैविक ऋतु क्षरण, तो बहुत बड़े बड़े चट्टान क्या होता है तो उसका जो कण होता है धीरे धीरे करके जलवायु के साथ या उसके हवा के साथ या टकराव के साथ वो धीरे धीरे हजारों करोड़ों वर्षों में धूल जैसा निर्माण होता है और उसको मिट्टी का निर्माण कर देता है। वही कह रहा है कि हजारों लाखों वर्षों बाद चट्टानी टुकड़ा भौतिक रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कण में बदल जाता है, जो क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। समानतः 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जो मृदा निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लगता है। तो ऐसे देखा जाए बच्चों तो ये सबसे कीमती संसाधन है कि थोड़ा सा मिट्टी निर्माण होने में हजारों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। आगे है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है और इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। हमने ऊपर में पढ़ा था कि 5 स्तर, उसको 3 स्तर में हम लोग रखेंगे, आगे हम बताते हैं। मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं जिसमें कि अ स्तर, ब स्तर और स स्तर कहा जाता है। अ में क्या होता है तो ह्यूमस की अधिकता होती है जो जमीन में पाया जाता है, जिसमें उपजाऊ क्षमता अधिक होती है। बी स्तर में होता है कि बालू एवं पंख की प्रधानता होती है और स स्तर में ऋतु क्षरण से प्राप्त चट्टानें कण मिला सकते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टान होती है। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 कि मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु सुझाव दीजिए। कहा गया है कि मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं क्या क्या है, जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानविक क्रियाएं हैं। अब देखिए, वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप वन कटाई करेंगे तो वो भी मृदा का अपरदन होगा। आकस्मिक तेज वर्षा होने से भी मिट्टी वहाँ का हट जाता है, तेज पवन भी मिट्टी को उड़ा के ले जाता है। तो मृदा अपरदन का मतलब समझिएगा कि मृदा के मूल गुण में कमी होने के कारण, चाहे वो कारण मानवीय हो या प्राकृतिक हो। तेज पवन या पानी के बहाव से क्या होता है, मैदानी या चौरस क्षेत्र में सतही अपरदन होता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण बच्चों मृदा के मौलिक गुणों में उर्वरता में कमी आने लगती है, मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता कम होने लगती है। इसका असर फसल, फल एवं साग सब्जी उत्पादन पर भी देखने को मिलता है। आगे कह रहा कि इसलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण को हम लोग को अपनाना चाहिए, मृदा को बचाना चाहिए। और मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या उपाय करने पड़ेंगे, तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में समुच्च रेखीय खेती करेंगे। समुच्च रेखीय क्या होता है, जो सीढ़ी नुमा खेती होता है कि इस तरह से एक स्तर से दूसरे स्तर तैयार किया जाता है और जब एक खेत में पानी डाला जाता है तो वो पानी एक दूसरे से नीचे, ये पहाड़ी इलाकों में किया जाता है ताकि मृदा अपरदन को रोका जाए। पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करके, अगर हम पर्वत ऐसे है उसके ढलान पर अगर वृक्ष को रोप देंगे तो क्या होगा, अगर बाढ़ के समय में वो मिट्टी बहा के ले जाएगा तो उसका पेड़ का जड़ क्या होगा उसको पकड़ के रखेगा। तीसरा है बंजर भूमि पर घास लगाएंगे तो हो सके उससे उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए। फसल चक्र तकनीक को अपनाएंगे, फसल चक्रण जो 2 खाद्य फसल के बीच एक धान्य फसल लगाएंगे उससे भी मृदा अपरदन कुछ कंट्रोल में आएगा। 5वां है बच्चों की खेतों के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना। आज जितने भी वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा रही है उसको अपनाना और जैविक खाद का प्रयोग करना। जैविक खाद मतलब गोबर या और ये जो भी होता है पानी जिसको हम लोग बोलते हैं राख, उसका प्रयोग करना और भी जो भी जैविक खाद हो, और जो रासायनिक खाद होता है उसका प्रयोग कम करने के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा खाद का प्रयोग करते हैं उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्या है कि जल प्रदूषण के कारण का क्या उल्लेख करना। जल के स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। इसको ऐसे समझिएगा कि जल का जो वास्तविक गुण है वह है प्यास बुझाना, मानव जीवन के लिए और जीव जंतु के लिए प्रयोग में लाना। और अगर उसमें कोई भी अंतर आता हो, वो चाहे प्राकृतिक कारण के द्वारा आता हो या फिर मानवीय कारक के द्वारा आता हो, तो उसे हम जल प्रदूषण कहेंगे। इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, तो घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, नगरीय क्षेत्र का गंदा जल, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं, ये सभी
जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। अब इस प्रदूषित जल को पीने से क्या होगा, तो कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द इत्यादि। अब देखिए कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नदी तालाब में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध, जैसे मरे हुए मवेशी, इन सभी चीज़ों को नदी में फेंकने से हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे। अजैविक खाद के उपयोग पर रोक लगाएंगे। जो अजैविक खाद होता है उस पर हम लोग उसका उपयोग में क्या करेंगे, कमी करेंगे। अब आइए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि जल संकट क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आगे तक भी इसका यूज आएगा। जल संकट क्या है, इसके जिम्मेवार कारकों का उल्लेख करें। तो देखिए जनसंख्या का बढ़ना, जल का अति दोहन, जल का अनुचित उपयोग करना और जल का प्रदूषित होना, शहरों में पर्णपत, अपार्टमेंट, जो भी संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के बड़े कारण हैं। तो कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, ठीक, परंतु ये क्या है, प्रदूषित है। इसी तरह कई महासागरों के किनारे शहर कई महासागरों के किनारे पर स्थित है, परंतु वहाँ का जल उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मुंबई समुद्र के किनारे है तो उसका जल हम डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। और जल संकट को दूर करने के कुछ उपाय दिए जा रहे हैं। पहला है वर्षा जल संग्रह की तकनीक, जो कि केरल में होता है। छत पे लोग टंकी बना के उसका प्रयोग करते हैं। और छत का जल क्या देखिए दिया गया है कि छत का वर्षा जल संग्रहित करना, जल का समुचित उपयोग करना, जितना उपयोग में हो उतना ही उपयोग करेंगे। जल के पुनर्चक्रण तकनीक को अपनाना। पुनर्चक्रण क्या होता है कि बादल बनता है, फिर वो बारिश नीचे आता है, जब पानी नीचे आता है वो ज़मीन के अंदर जाता है, उसको हम गड्ढा खोद देंगे और इस तरह से फिर वो रिसाइकल होता है जल के पुनर्चक्रण। छठा है सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। मतलब सिंचाई के लिए हम ज़्यादा जल की बर्बादी नहीं करेंगे। बच्चों के भी जल संरक्षण के महत्ता को बताएंगे, अपने स्कूल में, समाज में, आसपास बच्चों को बताएंगे कि जल को बचाना चाहिए बच्चों, क्योंकि जल ही जीवन है। और 8 में प्राचीन जल संचय तकनीक को अपनाना, कम से कम जल का उपयोग करना, जो कि जितना उपयोगी हो। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कि भारत में नॉर्मली कितने मृदा पाए जाते हैं उसके बारे में संक्षिप्त विवरण है बच्चों। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने बच्चे इस वीडियो के लिए लाभान्वित हो जाएं। और जो हमारे मित्र शिक्षक नियोजन से संबंधित हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनके लिए भी एक खास संदेश है कि हाई स्कूल की बहाली बहुत जल्द होने वाली है और मिडिल स्कूल में मार्च अप्रैल के बाद ही बहाली संभव है। तो आइए बच्चों 6 में स्टार्ट करते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नदी घाटी में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है और नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर का भी कहा जाता है। अब ये देखिए जो खादर बांगर होता है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी के अंतर्गत भी आता है। एक मिनट, हम लोग आते हैं इसी के बारे में बताया जा रहा है। कहा जाता है कि जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। काली मृदा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। तो पूछेगा काली मृदा क्यों काली होती है, तो उसमें बताइएगा कि उसमें एल्युमिनियम और लौह यौगिक होता है। और काली मृदा क्या होती है, कपास की खेती के लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में, और गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में अधिक पाई जाती है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि काली मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में। आगे है कि लाल एवं पीली मृदा, ये क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं, जैसे कि पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। यह लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है और जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू फलों के उत्पादन में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और ये उड़ीसा और झारखंड, मेघालय में पाया जाता है। और लेटेराइट मृदा क्या है बच्चों, लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होती है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। और मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र इत्यादि में मिलते हैं। और पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बच्चों यह था इकाई 1.1 का
तो आप लोग छात्र शिक्षक पाठशाला चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह हम अध्याय बाई अध्याय लेकर के क्लास 7 और 8 और 9 10 जो भी बच्चे होंगे 6 सभी का हम लेकर के आते रहेंगे। तो बच्चों आप लोग चैनल के साथ बने रहें और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन आप लोग प्रेस कर दें ताकि हम वीडियो बनाएं तो आप लोगों के पास जानकारी पहुंचे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद।